वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सलेंस क्लासेस। मैं हूं अमित और हम कवर कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मिडवल इंडिया को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वंश कवर करे थे दिल्ली सल्तनत के। तो सबसे पहले हमने वंश देखा था गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश देखा था जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन जैसे शासक आए। उसके बाद हम गए थे कौन से वंश में? खिलजी वंश में। फिर हमने देखा तुगलक वंश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया वंश सैयद वंश, जिसने 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। तो सैयद वंश शुरू करने से पहले हम तुगलक वंश में जाते हैं। जो तुगलक वंश का अंतिम शासक रहता है वो कौन रहता है? वो रहता है महमूद शाह। कौन रहता है? महमूद शाह, जो 1194 ईस्वी में क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 1398 ईस्वी में जब वो शासन कर रहा होता है तो मंगोल का एक सेनानायक होता है। कौन? तैमूर। मंगोल का सेनानायक कौन होता है? तैमूर खां। वो क्या करता है? इस पर आक्रमण करता है। ठीक है, उस आक्रमण से तो महमूद शाह बच जाता है, लेकिन होता क्या है? बाद में विद्रोह शुरू हो जाता है और धीरे धीरे विद्रोह के कारण क्या होता है? जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी है वो सैयद वंश के हाथों में चली जाती है। कब? 1414 ईस्वी में। अब जब ये मंगोल सेनानायक तैमूर खां आक्रमण करता है तो उसके साथ क्या होता है? एक तुगलक वंश का एक वजीर रहता है। कौन? खिज्र खां। ठीक है, तुगलक वंश का एक वजीर रहता है खिज्र खां, वो इसके साथ शामिल हो जाता है। अब तुगलक वंश की समाप्ति तक धीरे धीरे क्या होता है? समाप्ति तक अनेक जो छोटे छोटे साम्राज्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो गए होते हैं, स्वतंत्र हो गए होते हैं। जब तैमूर आक्रमण करता है तो दिल्ली सल्तनत का अनेक साम्राज्य नष्ट हो जाता है। और 1398 ईस्वी में, मैंने बताया 1398 ईस्वी में क्या होता है? तैमूर के आक्रमण से के साथ कौन शामिल हो जाता है? खिज्र खां शामिल हो जाता है। और यही खिज्र खां, ठीक है, यही खिज्र खां को तैमूर क्या कर देता है? लाहौर और दीपालपुर की क्या दे देता है? सूबेदारी दे देता है। तो लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी किसे दे दी? खिज्र खां को दे दी। अब जब तुगलक वंश में महमूद शाह की मृत्यु हो गई 1414 ईस्वी में, तो दिल्ली सल्तनत का दावेदार बचा कौन? दो दावेदार बचते हैं। कौन कौन से? पहला होता है खिज्र खां और दूसरा होता है, पहला होता है कौन? खिज्र खां और दूसरा दावेदार कौन बचता है? तैमूर। ठीक है, जिसने आक्रमण करा होता है कहाँ? महमूद शाह पर, तुगलक वंश के अंतिम शासक महमूद शाह पर। अब दो शासक बचते हैं। ये जो तैमूर खां होता है ना, तैमूर खां जो होता है वो भारत छोड़कर चले जाता है, क्योंकि विदेशी होता है तो भारत छोड़कर चले जाता है। सत्ता किसके पास है? सत्ता रहेगी खिज्र खां के पास। तो सत्ता का दावेदार कौन रहेगा? खिज्र खां रहेगा। तो खिज्र खां क्या करता है? सैयद वंश की स्थापना करता है। क्या करता है? खिज्र खां 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना करता है। अब ये जो सैयद वंश था, इसके बारे में एक बात बता दूं कि ये सारे वंशों में जितने वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और सैयद वंश यही है सैयद वंश, इन सब वंशों में जो सैयद वंश था वो सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सबसे कम वंश तक शासन करने वाला वंश कौन सा रहता है? तो वो है कौन सा? सैयद वंश, जिसने 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक क्या करा था? शासन करा था। अब गद्दी पर कौन बैठता है? खिज्र खां बैठता है। कब से कब तक? 1414 से 1421 तक, जो सैयद वंश का पहला शासक होता है और सैयद वंश का संस्थापक रहा होता है। इसके पिता जो होते हैं वो होते हैं नसीरुल मुल्क। पिता का नाम क्या है? नसीरुल मुल्क। और ये रहे होते हैं फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे आमीर। क्या रहे होते हैं? अमीर रहे होते हैं फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। जो खिज्र खां होता है सैयद वंश का पहला संस्थापक या फिर पहला शासक, वो स्वयं को क्या करता है? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का वंशज मानता है। ठीक है, इस्लाम धर्म के फाउंडर थे कौन? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, तो उनका वंशज मानता है ये स्वयं को। कौन? खिज्र खां। उपाधि की बात करते हैं तो इसने जो उपाधि ली थी वो उपाधि ली थी रैयत ए आला की उपाधि। कौन सी उपाधि ली थी? रैयत ए आला की उपाधि।
1421 ईस्वी में क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप कहेंगे कि इसका शासनकाल तो 1400 कब से कब तक है, शासनकाल है 1414 से 1421 तक, लेकिन कोई कार्य नहीं करे। ठीक है, कार्य करता कैसे, धीरे धीरे साम्राज्य क्या थे, साम्राज्य समाप्त हो चुके थे, साम्राज्य नष्ट हो चुके थे, छोटे छोटे जो राज्य थे वो स्वतंत्र होने लग गए थे, तो इतना कार्य पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, स्वयं गद्दी पर बैठा रहा। इसके बाद सिक्के की बात आती है। ठीक है, जो सिक्के इसने चलाए, इसने क्या करा, जो सिक्के चलाए अपने, उस पर क्या लिखा, स्वयं को तैमूर का प्रतिनिधि बताया, तैमूर और उसके पुत्र का प्रतिनिधि बताया। प्रतिनिधि मतलब बात करूं यहाँ पर अधीन। ठीक है, किसके अधीन, स्वयं को बताया किसके अधीन, स्वयं को बताया तैमूर के अधीन। सिक्के चलाए और स्वयं को बताया क्या, किसके अधीन, तैमूर के अधीन। अब मृत्यु, जब इसकी मृत्यु हो गई 1421 ईस्वी में, तो एक नया शासक आता है। कौन, मुबारक शाह। कौन आता है, मुबारक शाह। ठीक है, जो 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक क्या करता है, सैयद वंश के दूसरे शासक के रूप में कार्य करता है। अब जो सैयद वंश का जो प्रथम शासक था खिज्र खां, ठीक है, खिज्र खां का पुत्र होता है कौन, मुबारक शाह। ठीक है, जो मुबारक शाह है दूसरा शासक है, वो क्या है, खिज्र खां का पुत्र है। इसकी जो उपाधि रहती है, ये स्वयं को क्या कहता है, सुल्तान की उपाधि देता है। किसकी उपाधि देता है, सुल्तान की उपाधि देता है। अब हमने देखा था कि जो खिज्र खां था उसने अपने सिक्के चलाए और उन सिक्कों पर क्या क्या लिखा, स्वयं को तैमूर के प्रतिनिधि लिखा। ठीक है, तैमूर के प्रतिनिधि लिखा। पर उससे ये पता चल रहा था कि जो खिज्र खां था वो स्वयं को तैमूर के अधीन मानता था। पर जब इसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है तो वो स्वयं को खिज्र खां के तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में नहीं स्वीकारता और क्या कहता है कि मैं खलीफाओं के अधीन हूँ, मैं किसी शासक के अधीन नहीं हूँ, मैं किसके अधीन हूँ, खलीफाओं के अधीन हूँ। तो ये स्वयं को खलीफाओं के अधीन बताता है। एक और उपाधि सुल्तान के अलावा जो ये उपाधि पाता है, वो ये उपाधि होती है कौन सी, नायाब ए अमीरुल मोमिनीन। कौन सी उपाधि होती है, नायाब ए अमीरुल मोमिनीन की उपाधि। जो मुबारक शाह होता है वो सैयद वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक, सबसे महान शासक रहता है। किसका, सैयद वंश का। हालांकि सैयद वंश जो है वो सबसे कम साल तक राज करने वाला वंश है और उसमें जो मुबारक शाह है, ठीक है, उसमें जो मुबारक शाह है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ शासक है। किसका, सैयद वंश का। ये क्या करता है, इसके कार्य की बात करूं तो ये अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। ठीक है, अपने नाम का क्या पढ़वाता है, खुतबा पढ़वाता है। अब खुतबा क्या होता है, खुतबा क्या होता है ना कि जो नमाज होती है, फ्राइडे को, शुक्रवार को नमाज करते हैं इस्लामिक धर्म में, और ईद की नमाज होती है। तो ईद की नमाज से पहले क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, एक मंत्र कह लो, हमारे अगर मंत्र कह लो तो वो पढ़ा जाता है। ठीक है, जो हाफिज होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो क्या करते हैं, एक मंत्र पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, खुतबा कहते हैं। तो इसने अपने नाम से, ठीक है, अपने नाम से क्या पढ़वाया, खुतबा पढ़वाया। दूसरा, अपने नाम के सिक्के चलाए। हमने देखा था सिक्के जब खिज्र खां ने चलाए थे तो किसके अधीन लिखवाया था, स्वयं को तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में दिखाया था सिक्कों में। लेकिन जब ये सिक्के चलाता है अपने, तो अपने सिक्कों पर क्या करता है, अपने सिक्कों पर अपना नाम लिखता है, मुबारक शाह लिखता है। अपने सिक्कों पर क्या लिखता है, मुबारक शाह। तो ये अपने नाम के सिक्के चलाता है। अब जब ये एक नगर भी बसाता है और उस नगर का नाम क्या होता है, मुबारकाबाद। ठीक है, बधाइयों, मुबारकाबाद बसा है। तो वही चीज़ है, ये क्या करता है, एक मुबारकाबाद शहर बसाता है। किसके तट पर, यमुना नदी के तट पर। किसके तट पर, यमुना नदी के तट पर क्या बसाता है, मुबारकाबाद शहर। अब जब ये शासन कर रहा होता है, तो शासन कर रहा है तो कोई ना कोई दिल्ली सल्तनत को छीनने को तैयार होगा। ठीक है, तो इसके शासनकाल में भी तीन जो क्षेत्र थे वो इसको चुनौती दे रही थी। ठीक है, इससे दिल्ली सल्तनत को छीनना चाहते थे। जो पहला क्षेत्र था वो क्या था, खोखर। कौन सा क्षेत्र था, खोखर, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था। तो वहाँ शासन कर रहा था कौन, जसरत नाम का शासक वहाँ शासन कर रहा था।
अब सर्वप्रथम क्या करता है मुबारक शाह, सर्वप्रथम जसरत से आक्रमण करता है। ठीक है, किससे आक्रमण करता है? जसरत से आक्रमण करता है। इस युद्ध का या इस आक्रमण का निर्णायक फैसला ऐसा कुछ नहीं रहता है, पर होता क्या है कि जसरत की जो पत्नी होती है, ठीक है, जसरत की जो पत्नी होती है वो स्वयं जसरत की क्या कर देती है? हत्या कर देती है। क्यों करती है? अब कारण आएगा कि क्यों इसकी पत्नी ने जसरत की हत्या करी। तो जो ये खोकर जो क्षेत्र पर बैठा होता है, खोकर क्षेत्र की गद्दी पर बैठा होता है, तो वो अपनी पत्नी के पिता को मारकर बैठा रहता है, जिसके बदले में क्या करता है जसरत की पत्नी जसरत को हत्या कर देती है। ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र होता है, जो दूसरा क्षेत्र है वो कौन सा है? वो है जौनपुर। अब जौनपुर के क्षेत्र में जो शासन कर रहा है वो कर रहा है कौन? इब्राहिम। कौन कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूँ, इब्राहिम कर रहा है। ठीक है, इब्राहिम शाह कर रहा है। और इब्राहिम शाह जब शासन कर रहा होता है तो 1428 ईस्वी में, ठीक है, 1428 ईस्वी में क्या करता है मुबारक शाह? जौनपुर पर आक्रमण करता है और जौनपुर को क्या कर लेता है? विजय कर लेता है। तीसरा जो क्षेत्र था, तीसरे क्षेत्र की बात पर आते हैं। अब तीसरा जो क्षेत्र है वो है मालवा का क्षेत्र। ठीक है, कहाँ का क्षेत्र? मालवा का क्षेत्र। और यहाँ शासन कर रहा है कौन? ग्वालियर का अलबख खां और बयाना का मोहम्मद खां। ठीक है, दोनों को सत्ता की लालच है। ठीक है, दोनों चाहते हैं दिल्ली सल्तनत हो जाए, हट जाए, मुबारक शाह हट जाए, हम बैठ जाए। तो दोनों मिल गए। ठीक है, दोनों क्या हो गए? मिल गए। भैया तुम मेरे साथ मिल जाओ, दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, सत्ता छीन लेते हैं, दोनों मजे से राज करेंगे, ऐसा है। तो ग्वालियर का कौन है? अलबख खां और बयाना का मोहम्मद खां, दोनों राज करने की सोच रहे हैं। अब इन दोनों से युद्ध होगा किसका? मुबारक शाह का, क्योंकि दिल्ली सल्तनत है भैया, दिल्ली सल्तनत ऐसे देनी नहीं है। तो दिल्ली सल्तनत में जब ग्वालियर के अलबख खां और बयाना के महमूद खां आक्रमण करते हैं तो मुबारक शाह इन दोनों को भी पराजित कर देता है और तीनों क्षेत्र क्या हो जाते हैं? विजयी कर लेता है। अब होता क्या है, इसके शासनकाल में, शासनकाल है तो शासन में कोई ना कोई विद्वान रहा होगा। उस विद्वान की बात करते हैं तो वो विद्वान कौन था? तो वो विद्वान था इसके शासन में जिसने इसे संरक्षण दिया था, वो विद्वान था याहिया बिन सर हिंद। ठीक है, क्या था? याहिया बिन सर हिंद। ठीक है, तो ये विद्वान, इस विद्वान को, याहिया बिन सर हिंद को क्या करा था? मुबारक शाह ने संरक्षण दिया था। और इस याहिया बिन सर हिंद ने लिखी थी तारिक ए मुबारक शाही। क्या लिखी थी? तारिक ए मुबारक शाही। ठीक है, मतलब मुबारक शाह पे क्या लिखी थी? एक किताब लिखी थी। किसने? याहिया बिन सर हिंद ने। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब मुबारक शाह से क्या हो जाते हैं, कुछ लोग क्या है असंतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जनता में क्या होता है, कोई शासक शासन कर रहा है तो कुछ लोग क्या होंगे? उसके पक्ष में होंगे, कुछ लोग क्या होंगे? उसके विपक्ष में होंगे। तो कुछ लोग क्या हो जाते हैं? इससे असंतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं? इससे रूठ जाते हैं। तू रूठा दिल टूटा, वही चीज़, रूठ गए हैं लोग। तो जब लोग रूठ जाते हैं तो संगठन बनने लग जाता है, एक अपना क्या संगठन बनने लग जाता है धीरे धीरे। अब उस संगठन में जो शामिल होता है वो होता है मुबारक शाह का वजीर। कौन होता है? मुबारक शाह का वजीर। ठीक है, वो क्या कर रहा होता है? नेतृत्व कर रहा होता है। वो क्या होता है? वजीर होता है। किसका? मुबारक शाह का। कौन? सरवर उल मुल्क। कौन होता है वजीर? वजीर होता है सरवर उल मुल्क। ये क्या करता है? मुबारक शाह के प्रति क्या करता है? एक संगठन का निर्माण करता है। तो जो संगठन होता है उसमें हिंदुओं को मिलाता है, मुस्लिमों को मिलाता है और अमीरों को मिलाता है। हिंदू, मुस्लिम और अमीरों को क्या करता है? अपने संगठन में शामिल कर लेता है। और राजा के खिलाफ, ठीक है, राजा के खिलाफ क्या करता है? एक षड्यंत्र रचता है। ठीक है, षड्यंत्र हो रहा है राजा के खिलाफ कि इसको गद्दी से हटाना है। अब उसी षड्यंत्र में क्या होता है, जब मुबारक शाह मुबारकाबाद में एक नए नगर की निरीक्षण के लिए गया होता है, एक नए नगर के निरीक्षण के लिए गया होता है, तो उसी षड्यंत्र में फंसकर क्या होता है? इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और 1434 ईस्वी में क्या होता है? दिल्ली सल्तनत की गद्दी फिर से खाली हो जाती है। अब दिल्ली सल्तनत का जो दावेदार है, ठीक है, वो कौन है? वो बचा
वजीर उसका सरवर उल मुल्क जो उसकी हत्या करवा रहा है। पर अगर ये यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाएगा तो जनता में विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि हत्या किसने करवाई है, षड्यंत्र रचकर हत्या किसने करवाई है, वजीर सरवर उल मुल्क ने करवाई है। तो ये क्या करता है, मुबारक शाह के, ठीक है, मुबारक शाह के दत्तक पुत्र को, मुबारक शाह का जो भाई होता है फरीद खां, उसके पुत्र मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाता है। कब? 1434 ईस्वी में, मुबारक शाह की हत्या के बाद। तो अब दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का एक नया शासक आता है। कौन? मुबारक शाह, जो कि 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक शासन करता है। ये क्या होता है ना, महाअयोग्य शासक होता है, ठीक है, महाअयोग्य शासक होता है। तो अब हमने देखा कि जो शासक जो वजीर था, कौन? सरवर उल मुल्क, उसने बैठाया है किसे गद्दी पर? मोहम्मद शाह को, ताकि विद्रोह ना हो। वो तो सिर्फ नाम का शासक बैठा है, वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में है? वास्तविक नियंत्रण है इस सरवर उल मुल्क के हाथ में। किसके हाथ में? सरवर उल मुल्क के हाथ में। तो वास्तविक नियंत्रण सरवर उल मुल्क के हाथ में है, तो सारी नियंत्रण प्रणाली या फिर कर जो भी चल रहा है, तो ये देख रहा है कौन? सरवर उल मुल्क देख रहा है। अब मोहम्मद शाह होता है, मोहम्मद शाह जब गद्दी पर बैठता है तो वो सरवर उल मुल्क को, जो वजीर था मुबारक शाह का, सरवर उल मुल्क को एक उपाधि देता है। कौन सी उपाधि? खान ए जहां की उपाधि, ठीक है, खान ए जहां की उपाधि किसको दे दी? सरवर उल मुल्क को दे दी। अब सरवर उल मुल्क ने क्या करा, जो हत्या में उसके साथ शामिल थे, ठीक है, जिसने हत्या में उसका साथ दिया था, उन सबको सरकारी पदों पर या अलग अलग पदों पर क्या कर देता है? अलग अलग पद दे देता है, ठीक है। जब अलग अलग पद दे देता है तो मोहम्मद शाह के द्वारा क्या करता है, उन्हें अलग अलग उपाधि प्रदान कर दी जाती है। मोहम्मद शाह से क्या क्या अलग अलग उपाधि दे दी। अब मोहम्मद शाह क्या करता है, एक मीरान सद्र होता है, ठीक है, जो हत्या में शामिल होता है, मीरान सद्र, उसे क्या करता है, एक मोहिनुल मुल्क की उपाधि देता है। किसकी उपाधि देता है? मोहिनुल मुल्क की उपाधि। मोहिनुल मुल्क की उपाधि किसे दी गई? क्वेश्चन बनता है, मीरान सद्र को, ठीक है, मीरान सद्र को मोहिनुल मुल्क की उपाधि दी गई और मोहम्मद शाह द्वारा दी गई। अब शासन है, शासन में कोई वफादार भी होगा, ठीक है, सब एक जैसे तो होंगे नहीं, कोई वफादार भी होगा। तो उसी प्रकार क्या था, एक वफादार था। कौन था वफादार? वो था कमाल उल मुल्क, ठीक है, क्या था? कमाल उल मुल्क। और यही कमाल उल मुल्क आगे चलकर क्या करता है? कमाल कर देता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कमाल करता है। तो कमाल उल मुल्क जो था वो वफादार था किसका? मुबारक शाह का। और मुबारक शाह ये क्या करता है, कमाल उल मुल्क क्या करता है, एक षड्यंत्र रचता है। अब किसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? तो षड्यंत्र रचा जाता है जिसने मुबारक शाह की हत्या करी होती है, उन सब के खिलाफ क्या रखता है, एक षड्यंत्र रचता है। और जब इस षड्यंत्र का पता चलता है किसे? मोहम्मद शाह को, ठीक है, जो शासन कर रहा है, उस मोहम्मद शाह को जब इस षड्यंत्र का पता चलता है तो वो स्वयं किसके पक्ष में हो जाता है? वो हो जाता है इस वफादार के पक्ष में, कमाल उल मुल्क के पक्ष में, कमाल उल मुल्क के पक्ष में हो जाता है। जब कमाल उल मुल्क के पक्ष में हो जाता है तो ये सब मिलकर षड्यंत्र से सरवर उल मुल्क और उसके जितने भी जिसको उपाधि दी होती है या जो हत्या में शामिल होता है मुबारक शाह की, उन सबको क्या कर देते हैं? उन सब की हत्या कर दी जाती है। अब जब हत्या हो जाती है तो एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करता है कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह उसके बाद जो कमाल उल मुल्क था, ठीक है, जो वफादार था, उसको वजीर की उपाधि दे देता है, वजीर की उपाधि दे देता है, ठीक है। पहले वजीर कौन था? सरवर उल मुल्क था। और इसी सरवर मुल्क के बाद वजीर कौन बन गया? वजीर बन गया जो वफादार था, कौन? कमाल उल मुल्क क्या है? वजीर बन जाता है। और यही कमाल ये करता है। अब जब ये शासन कर रहा होता है तो इसी बीच क्या होता है, जौनपुर, हमने देखा था पहले कि मुबारक शाह के काल में क्या हुआ था, जौनपुर 3 क्षेत्र थे, उन 3 क्षेत्रों में जो उसको चुनौती दे रहे थे, एक जौनपुर भी था। वही जौनपुर क्या करता है? आक्रमण करता है। और इस आक्रमण में, ठीक है, उस समय जो जौनपुर का शासक रहता है वो होता है इब्राहिम सरकी, ठीक है। तो इब्राहिम सरकी आक्रमण करता है कहाँ? मोहम्मद शाह के राज्य पर।
और इसी समय जो इसका साथ देता है वो होता है लाहौर व सिंध का सूबेदार। कौन होता है? लाहौर और सिंध का सूबेदार। कौन? बहलोल लोदी। ठीक है, कौन होता है? बहलोल लोदी, जो बाद में लोदी वंश की स्थापना करता है। तो बहलोल लोदी क्या करता है? इसकी मदद करता है, और इसी के कारण, इस मदद के कारण इन दोनों में क्या है? घनिष्ठ दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाली जय और वीरों की दोस्ती हो गई। कहाँ पर? यहाँ पर हो गई जय और वीरों की दोस्ती, मोहम्मद शाह और किसकी? बहलोल लोदी की दोस्ती। ठीक है, और 1445 ईस्वी में क्या हो जाते हैं? मृत्यु हो जाती है किसकी? मोहम्मद शाह की। अब मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद इसका पुत्र, ठीक है, जो एक महाअयोग्य, वो भी उससे भी महाअयोग्य शासक होता है। कौन? अलाउद्दीन आदिल शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आदिल शाह 1445 ईस्वी में कहाँ बैठता है? दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। सैयद वंश के में शासन करता है, और ये 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। ठीक है, 1445 से 1451 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। अब महमूद शाह अयोग्य शासक होता है। ठीक है, ये अयोग्य शासक है। इसके शासनकाल में एक वजीर होता है। कौन? हामिद खां। ठीक है, क्या होता है? वजीर होता है हामिद खां। अब जो ये अलाउद्दीन आदिल शाह होता है और इसका वजीर हामिद खां होता है, इन दोनों के बीच क्या हो जाता है? कहासुनी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने पर क्या होता है कि 1447 ईस्वी में अलाउद्दीन आदिल शाह कहाँ भाग चले जाता है? बदायूं चले जाता है। ठीक है, भैया हमें नहीं रहना, तुम झगड़ते रहते हो, मैं तो जा रहा हूँ अपना बोरिया बिस्तर बात के। ठीक है, तो वही चीज़ करता है। 1447 ईस्वी में कहाँ चले जाता है? बदायूं चले जाता है। ठीक है, किससे लड़ाई हो रही है? वजीर हामिद खां से लड़ने के कारण कहाँ चले गया? बदायूं चले गया। स्वयं जा रहा है, वजीर को नहीं भेज रहा है कि वजीर को मैं बदायूं शिफ्ट कर दूं या कहीं और अपने राज्य से निकाल दूं, लेकिन स्वयं चले जा रहा है। अब जाने से पहले, जब ये जाने से पहले क्या करता है? अपनी पत्नी के 2 भाइयों में क्या करता है? साम्राज्य को बांट देता है। क्या करता है? साम्राज्य को बांट देता है। जो 2 भाई में इस साम्राज्य बांटता है वो होते हैं शाहना ए शहर। ठीक है, पहला होता है शाहना ए शहर और दूसरा होता है अमीर कोहते। कौन होता है? अमीर कोहते। दोनों में क्या बांट देता है? साम्राज्य को बांट देता है जहाँ बदायूं जाने से पहले। अब ये दोनों ये नहीं सोचते कि हम दोनों मिलकर शासन करें। ये दोनों में क्या हो जाती है? आपसी मतभेद हो जाते हैं दिल्ली सल्तनत को लेकर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को लेकर क्या हो जाती है? आपसी मतभेद हो जाते हैं और दोनों के बीच क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। जब दोनों के बीच युद्ध होता है, तो शाहना ए शहर जो पहला शासक होता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है उस युद्ध में। बचता है अमीर कोहते, और अमीर कोहते को कौन मार देती है? जनता मार देती है। ठीक है, जनता मार देती किसे? अमीर कोहते को, कि तुम भी अयोग्य शासक हो। अब दिल्ली सल्तनत का दावेदार कौन बचा? सिर्फ 2 बचे हैं। कौन? वजीर हामिद खां बचा है, और एक बचा है। कौन? बहलोल लोदी, जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं कि हाँ मुझे गद्दी चाहिए दिल्ली सल्तनत की, कब मिलेगी? वही इंतज़ार था इसे भी दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, जिस प्रकार केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कर रहे थे ना कि प्रार्थना कि दिल्ली सल्तनत मिले, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनो, तो उसी प्रकार क्या था? बहलोल लोदी भी लगातार प्रार्थना कर रहा था। ठीक है, अब 1450 में इसके सामने एक और संकट है। कौन? वजीर हामिद खां, जिसके साथ अलाउद्दीन आदिल शाह का झगड़ा हुआ था। ठीक है, तो उस वजीर को सबसे पहले 1450 ईस्वी में क्या कर देता है? बहलोल लोदी उसकी हत्या करवा देता है। जब बहलोल लोदी ने उसकी हत्या करवा दी तो दिल्ली सल्तनत में सिर्फ एक शासक बचता है। कौन? बहलोल लोदी। और 19 अप्रैल 1451 को दिल्ली सल्तनत में एक नया सुल्तान बैठता है। कौन? बहलोल लोदी, जो बाद में आगे चलकर क्या करता है? दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना करता है, लोदी वंश की। ठीक है, आगे चलकर हम उसी लोदी वंश को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको हमारी आज के वीडियो के PDF नोट्स चाहिए हों तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।